अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम डीसी शंट मोटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी पावर और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें पहले चेक करते हैं डीसी शंट मोटर की। देखिए, शंट का जैसे नाम से जाहिर है, इसमें वाइंडिंग और आर्मेचर क्या होता है, आपस में शंट में लगा होता है। ठीक है, शंट में लगा होता है या आप यूं कह ले पैरेलल में लगा होता है। आर्मेचर और जो इसकी फील्ड की वाइंडिंग है वो आपस में शंट में लगी होती है। जब शंट में लगी होती है तो उसको हम शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसकी रेजिस्टेंस को RSH, इसकी करंट को ISH, इसके आर्मेचर की करंट को IA, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस को RA कहते हैं। अब जो टोटल वोल्टेज है वो वोल्टेज वही वाले वोल्टेज है अगर जो शंट की फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस है, तो वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR ISH RSH। जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू ISH RSH इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ से यहां से निकालना चाहें तो देखिए यहां पे इसमें बैक EMF भी है। ठीक है, तो फिर इसमें बैक EMF को भी कंसिडर करना पड़ेगा आर्मेचर के केस में। तो यहां पे टोटल वोल्टेज हो जाएंगे EB प्लस IARA, क्योंकि टोटल वोल्टेज है, कुछ बैक EMF पे जाया हो रहे होते हैं, कुछ आर्मेचर करंट में जाया हो रहे होते हैं। तो V इज इक्वल टू EB प्लस IARA। ठीक है, V इज इक्वल टू ISH RSH से फाइंड कर सकते हैं या EB प्लस IARA से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर करंट की बात करें तो जो टोटल सप्लाई करंट है कुछ आर्मेचर में जा रही है और कुछ शंट फील्ड में जा रही है। इसका मतलब है आर्मेचर की करंट और शंट फील्ड की करंट को अगर हम ऐड करें तो टोटल करंट में मिलती है। ठीक है, ये तीन फार्मूले ये हमने लिखे हुए हैं। देखिए, I इज इक्वल टू IA प्लस ISH, यानी कि जो टोटल करंट है कुछ आर्मेचर में जा रही है कुछ शंट फील्ड में जा रही है। देखिए, ये जो सप्लाई आ रही है कुछ आर्मेचर में जा रही है कुछ शंट में जा रही है, तो टोटल करंट हो जाएगी आर्मेचर की करंट और शंट फील्ड की करंट के दोनों के सम के इक्वल। इस तरह V वोल्टेज फाइंड करने के दो तरीके हैं। V इज इक्वल टू ISH RSH, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस और इसकी करंट को मल्टीप्लाई कर लें, या दूसरा तरीका ये इस बैक EMF के अंदर IARA ऐड कर लें। ठीक है, बैक EMF के अंदर IARA ऐड कर लें। शंट फील्ड की कुछ पावर इक्वेशंस और टॉर्क एंड स्पीड की इक्वेशंस चेक करते हैं। देखें, टोटल पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अगर आपकी मोटर है तो उसके अंदर कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप होती है, कुछ उसके अंदर लॉसेस होते हैं। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, पावर इनपुट VI इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर डेवलप प्लस जो लॉसेस हैं आर्मेचर के अंदर लॉसेस I स्क्वायर R हो जाएंगे, शंट फील्ड के अंदर लॉसेस I स्क्वायर RSH हो जाएंगे। देखिए, शंट फील्ड की V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां से शंट फील्ड के अंदर अगर हमने निकालनी हो उसकी करंट निकालनी हो, या सॉरी शंट फील्ड की करंट है, अगर रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना हो R इज इक्वल टू V ओवर I से, तो R की वैल्यू V ओवर I आ जाएगी। I और I स्क्वायर कट जाएगा तो सिंपली I रह जाएगा, तो क्या जाएगा V इंटू ISH। ठीक है, नीचे वाला I और ये स्क्वायर कट गया और V एज इट इज आ जाएगा। आपको पता है ना ओम लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है, वहां से R निकाले, R इज इक्वल टू V ओवर I। V ओवर I में नीचे वाला I और I स्क्वायर कट गया और V इस तरह के साथ। ठीक है, अब देखें मैकेनिकल पावर निकालनी है तो ये I स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बनेगा VI माइनस V इंटू ISH माइनस I स्क्वायर R। ठीक है, इन दोनों में से V कॉमन ले लिया तो I माइनस ISH रह गया। अब देखिए, टोटल करंट में से शंट फील्ड की करंट माइनस कर दें तो क्या रह जाती है, आर्मेचर की करंट। तो इस दोनों इसको रिप्लेस कर दिया मैंने आर्मेचर करंट से यहाँ पे। ठीक है, आर्मेचर करंट से जब रिप्लेस कर दिया तो इसमें और इसमें आर्मेचर करंट कॉमन है, तो आर्मेचर करंट कॉमन ले ली, V माइनस IARA रह जाएगा। अब V माइनस IARA किसके इक्वल है, अगर देखें ना टोटल वोल्टेज में से आर्मेचर का ड्रॉप माइनस कर दें तो क्या रह जाती है, बैक EMF। क्योंकि देखें ना टोटल वोल्टेज का फार्मूला क्या था, वोल्टेज आप किस तरह दो तरह से निकालते थे, एक V इज इक्वल टू ISH RSH, क्योंकि ये वोल्टेज जो है शंट फील्ड की करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें, या बैक EMF के साथ IARA कर ले, बैक EMF के साथ IARA ऐड कर ले। अब देखें E जब उधर जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा,
ठीक है ना। इसमें से V माइनस आई ए आ रहा है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, E क्या बनेगा V माइनस आई ए आ रहा है। तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट किया, V माइनस आई ए आ रहा है को E से रिप्लेस कर दिया, तो मैकेनिकल पावर बन गई E इंटू आई ए। ये E क्या है, बैक ईएमएफ है। अक्सर जगह इसको EB लिखा जाता है सब्स्टिट्यूट में, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर होती है बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट के इक्वल। अब अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप की एक छोटी सी इक्वेशन है। अगर वोल्टेज निकालें V इज इक्वल टू E प्लस आई आ रहा है, गया आर्मेचर करंट को जब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मैकेनिकल पावर डेवलप प्लस आई स्क्वायर आर। इसका मतलब ये जो आप इनपुट सप्लाई दे रही है, कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है, कुछ आर्मेचर के अंदर ड्रॉप हो रहा है, इसी तरह कुछ सीरीज फाइंडिंग के अंदर ड्रॉप हो रहा है या सबसीक्वेंट ड्रॉप्स हो रहे हैं। जो टार्क की इक्वेशन है T इज इक्वल टू 0.159 PG A इंटू 5 डॉट ए होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक मोटर के लिए P कांस्टेंट होता है, G कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, A नंबर ऑफ पाथ्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को हमने पहले प्रूफ किया हुआ है, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको प्रूफ इसका समझना है तो। अब ये सारी चीजें कांस्टेंट होती है तो इससे लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 डॉट आई ए, ठीक है। फ्लक्स और आर्मेचर की करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टार्क। अब फील्ड के, अब टार्क फ्लक्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड की करंट के, तो फ्लक्स को हमने यहां रिप्लेस कर दिया, फाई की जगह हमने आई एफ लिख दिया, क्योंकि फ्लक्स फील्ड की करंट के लिहाज से चेंज हो रहा होता है, तो हमने यहां फील्ड की करंट डाल दी, आई ए इंटू आई एफ लिख दिया। तो इसका मतलब है टार्क आर्मेचर की करंट और फील्ड की करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड की इक्वेशन है E B N phi G डिवाइडेड बाय P और P मल्टीप्लाई बाय P ओवर A। एक स्पेसिफिक मोटर के लिए पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर्स और नंबर ऑफ पाथ्स कांस्टेंट होते हैं। जो चेंज हो रही है स्पीड चेंज हो रही है, फ्लक्स फाई चेंज हो रहा होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं E B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू N। इधर से N की वैल्यू निकालें तो फाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E B बाय फाई। E B बैक ईएमएफ है, इसको हम लिखते हैं V माइनस आई ए आर ए, ठीक है। 5 फ्लक्स है, जो फ्लक्स किसके लिहाज से चेंज होता है, फील्ड की करंट के लिहाज से चेंज हो रहा होता है। तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय आई एफ, ठीक है। ये स्पीड की इक्वेशन बनती है। डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स और टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए, जो मोटर है उसका टार्क प्रोपोर्शनल होता है आई ए इंटू आई एफ। मोटर के आर्मेचर की करंट और फील्ड की करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब शंट फील्ड की बात करें तो शंट फील्ड में जो शंट फील्ड की करंट होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। जब वो कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जितनी आप आर्मेचर करंट चेंज करेंगे उतना उतना टार्क चेंज होगा। तो इसीलिए उसका फील्ड वाला यहाँ पे आई एफ हमने साथ से निकाल दिया कि वो कांस्टेंट है, तो उसका जितना जितना हम आर्मेचर की करंट को वेरी करेंगे उतना उतना टार्क वेरी होगा, ठीक है। सीरीज के केस में ये आई स्क्वायर के इक्वल था, क्योंकि फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट सेम थी। यहाँ पे सेम नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए हो गया। इसी तरह अगर स्पीड की बात करें, स्पीड वर्सेस लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पीड इज N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय आई एफ। फील्ड कांस्टेंट है इस केस में फील्ड की करंट, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं V माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो रहा, उसको लिखने का फायदा कोई नहीं। अब देखिए करंट के यहाँ पे डिकेइंग फैक्टर है, नेगेटिव के साथ है, तो जितनी जितनी करंट बढ़ाएंगे उतनी उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टार्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर देखते हैं। देखिए, टार्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने के लिए हमें टार्क और स्पीड की इक्वेशन का पता होना चाहिए। टार्क जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर की करंट के, और स्पीड जो है आर्मेचर की करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल हो रही होती है, ठीक है।
अब देखिए, एक आर्मेचर करंट के बढ़ने से बढ़ता है और एक आर्मेचर करंट के बढ़ने से कम होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक स्पेसिफिक पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करें, अगर कांस्टेंट है तो सही है, अगर आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह अगर आर्मेचर करंट कम हो रही है तो टॉर्क कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्पीड का हिसाब किताब उल्टा होगा। ठीक है, आर्मेचर करंट जब बढ़ रही है तो टॉर्क जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इसी तरह आर्मेचर करंट जब कम हो रही है तो स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाली लाइन दिखाई गई है। ठीक है, आइडियल के केस में ये डॉटेड लाइन होती है, जो आइडियल तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स किस तरह होती है? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर तीन तरह से होती है, फील्ड से कंट्रोल कर ले, आर्मेचर से कंट्रोल कर ले, या अप्लाइड वोल्टेज से। अब देखिए, स्पीड कंट्रोल के लिए स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस IARA डिवाइडेड बाय phi। ठीक है, स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के माइनस करंट के, और साथ में रेजिस्टर, आर्मेचर की रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट होती है, डिवाइडेड बाय phi के। ठीक है, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज चेंज कर लें, ठीक है, आर्मेचर की करंट चेंज कर रहे हैं या फ्लक्स चेंज कर लें। तो यही तीन मेथड हैं स्पीड को कंट्रोल करने के। अब ये देखिए, फ्लक्स कब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड की करंट के, तो यहां से फील्ड की करंट को इधर कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड कंट्रोल मेथड हो जाएगा। आर्मेचर की कंट्रोल करना हो तो आर्मेचर के आगे आपने एक रियोस्टेट लगा दें। ठीक है, इसी तरह आपने वोल्टेज से कंट्रोल करना तो सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज में एक वेरिएबल लगा दें। डीसी शंट मोटर की कुछ एप्लीकेशंस हैं। डीसी शंट मोटर जो है वो ड्रिलिंग के केस में इस्तेमाल की जाती है, प्रिंटिंग पेपर्स में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ब्लोअर्स में इस्तेमाल की जाती है। आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है।